हेलो स्टूडेंट्स। कल हम लोगों ने सॉल्यूशन और कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज में बॉइलिंग पॉइंट के बारे में पढ़ा था। एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट, उसके कुछ न्यूमेरिकल्स किए थे और कुछ एग्जांपल्स मैंने आपको बताए थे, जैसे कि बॉइलिंग ऑफ एग। और एग बॉइलिंग में मैंने आप लोगों को ये समझाया था कि व्हेन वी बॉईल द एग, जब हम लोग अंडा उबालते हैं तो अंडे उबालते समय हम लोग उसमें कुछ क्वांटिटी में नमक मिला देते हैं पानी में, क्योंकि प्योर वाटर होगा तो प्योर वाटर का जो बॉइलिंग पॉइंट है वो 100 डिग्री सेंटीग्रेड है। उस पर डीनेचुरेशन ऑफ प्रोटीन नहीं होगा। अंडे में क्या होता है, अंडा जो अंदर से सॉलिडिफाई हो जाता है उसमें क्या होता है, उसमें प्रोटीन का डीनेचुरेशन होता है। ठीक है ना, हिंदी में कहते हैं प्रोटीन का विप्रकृतिकरण, अंग्रेजी में कहते हैं प्रोटीन का वि हिंदी में प्रोटीन का विप्रकृतिकरण, और इंग्लिश में कहते हैं डीनेचुरेशन ऑफ प्रोटीन। प्रोटीन का विप्रकृतिकरण या डीनेचुरेशन ऑफ प्रोटीन, प्रोटीन अपना नेचर बदल देती। इसीलिए जो आप लोगों को बायोमोलिक्यूल नाम के टॉपिक में ये चीज मिलेगी कि ग्लोबुलर प्रोटीन का फाइब्रस प्रोटीन में कन्वर्जन। तो प्रोटीन का डीनेचुरेशन जो होता है उसी के कारण अंडा सॉलिडिफाई हो जाता है, लेकिन वो डीनेचुरेशन 100 डिग्री सेंटीग्रेड से ऊपर हो। तो 100 डिग्री सेंटीग्रेड के अगर ऊपर ले जाना है तो हम लोगों को जो है पानी में थोड़ी सी क्वांटिटी में नमक मिलाना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि साल्ट जो NaCl है, जो आप नमक मिलाओगे, वो नॉन वोलाटाइल सोल्यूट है। तो बेटे नॉन वोलाटाइल सोल्यूट की प्रेजेंस में जो बॉइलिंग पॉइंट है वो बॉइलिंग पॉइंट क्या हो जाएगा बेटा, इंक्रीज हो जाएगा। तो 100 डिग्री सेंटीग्रेड से बॉइलिंग पॉइंट इंक्रीज होगा तो कहां पहुंचेगा आप मुझे बताइए, करीबन 102, 103, 105, और इतना ही टेम्परेचर चाहिए जिससे कि एग आपका बॉइल हो जाए। ठीक है, अब हम लोग जो अगली कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी पढ़ने जा रहे हैं बेटे, उस कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी का नाम है डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट। चलिए पढ़ते हैं। डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट। डिप्रेशन मतलब कम होना, हिंदी में कहते हैं हिमांक का अवनमन। सबसे पहले तो फ्रीजिंग पॉइंट की डेफिनेशन लिखो। फ्रीजिंग पॉइंट मैं हिंदी में भी बोल दूंगा, पहले डेफिनेशन देखिए। द टेम्परेचर at which vapor pressure of solid and liquid phases of a substance become equal is known as freezing point। मतलब वह ताप जिस पर किसी पदार्थ के द्रव तथा ठोस अवस्थाओं के वाष्प दाब समान हो,
उसे या उस ताप को हिमांक कहा जाए, हिमांक कहा जाए। जरा हिंदी की स्पेलिंग देख लेना, कभी कभी गड़बड़ हो जाती है मुझसे। किसी भी टेम्परेचर पे जब किसी भी सब्सटेंस के सॉलिड और लिक्विड दोनों फेजेस के वेपर प्रेशर मीट कर जाएं, बराबर हो जाएं, तो उसे फ्रीजिंग पॉइंट कहते हैं। इसको बेटा समझने के लिए थोड़ा सा जो है एक चीज समझिए, एक ग्राफ देखिए। ये तो प्रेशर और यहां पे टेम्परेचर, ठीक है। जब टेम्परेचर कम है तो सब्सटेंस सॉलिड फेज में होगा, ठीक है, उसका वेपर प्रेशर यहां पे पहुंचेगा। और जब टेम्परेचर आगे आगे जाने पे टेम्परेचर बढ़ रहा है, तो जब टेम्परेचर बढ़ेगा तो सब्सटेंस का लिक्विड फेज का वेपर प्रेशर ये वाला पॉइंट हो। तो ये जो पॉइंट यहाँ पे जो मैंने दोनों को मैच किया है, ये वाला जो पॉइंट है जहां पे सॉलिड फेज और लिक्विड फेज का वेपर प्रेशर बराबर हो गया, इस टेम्परेचर को फ्रीजिंग पॉइंट कहा जाए। तो चलिए जरा मैं एक दूसरा पेन लेके इस टेम्परेचर से परपेंडिकुलर लाइन खींच लेता हूं मेरे बेटे। तो यहां से एक परपेंडिकुलर लाइन मेरे बच्चे नीचे की तरफ डालिए। सर ये ग्राफ दोबारा समझा दो एक बार। दोबारा बताता हूं बेटा, ये वाले पॉइंट, ये पॉइंट हमारा जो होगा इस समय टी नॉट कहूंगा मैं देखो बेटा, ये लाइन टेम्परेचर की है। इस टेम्परेचर की लाइन पर बताओ, यहां टेम्परेचर कम है और आगे टेम्परेचर ज्यादा है, तो ये वाला जो वेपर प्रेशर आ रहा है हमारे पास, ये वेपर प्रेशर सॉलिड फेज का है, उस सब्सटेंस के सॉलिड फेज। अच्छा, आगे टेम्परेचर ज्यादा है तो इतने टेम्परेचर पर सब्सटेंस लिक्विड स्टेट में होगा। तो ये जो है ये लिक्विड का वेपर प्रेशर। जब लिक्विड का वेपर प्रेशर और सॉलिड का वेपर प्रेशर दोनों, भाई इसको आगे ले जाओगे तो यहां इस पॉइंट पर एक दूसरे को काटेंगे। तो जिस पॉइंट पर ये एक दूसरे को काटेंगे, उस पॉइंट पर सॉलिड और लिक्विड फेज के वेपर प्रेशर आपस में एक दूसरे के बराबर हो जाएंगे। तो जिस पॉइंट पर सॉलिड फेज का वेपर प्रेशर लिक्विड फेज के वेपर प्रेशर के बराबर हो जाए, उसी पॉइंट को हिमांक या फ्रीजिंग पॉइंट कहा। ठीक है, यहां पर मैंने लिक्विड लिखा है, मैं इसको प्योर सॉल्वेंट कह देता हूं। इस लिक्विड को क्या कह देता हूं? प्योर। यहां पर हमारे पास प्योर सॉल्वेंट है। प्योर सॉल्वेंट मतलब शुद्ध विलायक। इस समय मैंने इसमें कुछ भी नहीं मिलाया हुआ है, शुद्ध जल है। न मैंने नमक मिलाया, न मैंने चीनी मिलाई है, न मैंने ग्लूकोज मिलाया, न मैंने यूरिया मिलाया, मैंने कुछ नहीं मिलाया इसमें। ये शुद्ध जल है। अच्छा बेटा एक बात बताइए, अगर मैं विलियन ले लूं, कहने का मतलब मैंने जल में कुछ मात्रा में नमक मिला दिया, विलियन ले लूं, एक ऐसा विलियन जिसमें मैंने अवाष्पशील विलेय मिला रखा है, ठीक है। तो एक बात बताओ, अगर मैं अवाष्पशील विलेय मिला दूं तो वाष्प दाब घट जाएगा या वाष्प दाब बढ़ जाएगा? कोई भी बच्चा मुझे बताए। अगर मैं नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट मिला दूं तो वेपर प्रेशर डिक्रीज होगा या वेपर प्रेशर इंक्रीज होगा? दोनों ही तरीके के बच्चे डिक्रीज डिक्रीज। डिक्रीज होगा। वेरी गुड। तो बेटा एक बात तो, ये प्योर लिक्विड का वेपर प्रेशर था, तो अगर सॉल्यूशन का वेपर प्रेशर कुछ इससे नीचे मिलेगा हमको, क्योंकि प्रेशर तो ऊपर जाने पे बढ़ रहा है, तो इससे थोड़ा सा नीचे मिलेगा, तो मैं कह सकता हूं कि कहीं यहां इसके आसपास मुझे मिलेगा। कह सकते हो नहीं कह सकते? तो ये वाली जो लाइन दिखाई देगी वो इसको यहां काटेगी, यहां मैच करेगी। तो ये वाला जो है ये क्या है? सॉल्यूशन के लिए है, जिस सॉल्यूशन में मैंने नॉन वोलाटाइल सॉल्यूट जैसे नमक
मिला रखा है, ठीक है। अब ये कहाँ काट रही है बेटा इसको, अब ये सॉलिड फेज से यहां मैच कर रही है। जब ये यहां काटेगी तो यहां से मुझे एक लाइन परपेंडिकुलर नीचे टेम्परेचर पर खींचनी पड़ेगी मेरे बेटे। तो चलो टेम्परेचर पे एक लाइन खींचते हैं, यहां से नीचे टेम्परेचर पर एक लाइन खींची, तो ये जो पॉइंट हमारा आएगा, ये पॉइंट हमारा आएगा TS, ठीक है। तो अब जरा मुझे बताइए, जो T0 है, जो T0 है वो क्या है, फ्रीजिंग पॉइंट है किसका, ऑफ प्योर सॉल्वेंट, शुद्ध विलायक का। अच्छा बेटा, जो TS है वो क्या है मेरे बेटे, फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ सॉल्यूशन। और कैसा सॉल्यूशन, जिसमें मैंने नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट मिला रखा है। तो मैं यहां पर एक छोटे से नोट में ये भी लिख सकता हूं, वैसे तो इसको लिखने की जरूरत नहीं है, ये कई बार बता चुका हूं, फिर भी लिख रहा हूं, समझिए। क्या लिख सकते हैं, व्हेन नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट इज एडेड, जब मिलाया जाता है, वेपर प्रेशर डिक्रीजेस। वेपर प्रेशर क्या हो जाएगा बेटा, डिक्रीज करता चल। जब कभी भी नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट मिलाऊंगा तो नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट मिलाने से वेपर प्रेशर क्या हो जाएगा, डिक्रीज कर जाएगा, जो आपको साफ स्पष्ट दिखाई देगा। अब एक बात, इस टेम्परेचर को देख के बताओ बेटा, बिल्कुल भी हाँ तब तक मत करना जब तक समझ में ना आए। आप इस टेम्परेचर की लाइन को देख के बताओ, T0 बड़ा है या TS बड़ा है, कौन सा बड़ा है, T0 बड़ा है। T0। इसका मतलब प्योर सॉल्वेंट का फ्रीजिंग पॉइंट ज्यादा है, और जब हम उसमें नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट मिला देते हैं तो उसका फ्रीजिंग पॉइंट कम है। तो फ्रीजिंग पॉइंट घट गया ना बेटे, तो अगर फ्रीजिंग पॉइंट घट गया तो हम क्या कहेंगे, डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट। तो हम लिख सकते हैं T0 माइनस TS इज इक्वल टू हो जाएगा डेल्टा TF। और डेल्टा TF वास्तविकता में क्या है बताइए आप लोग, व्हाट इज डेल्टा TF, डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट। गुड, वेरी गुड। डेल्टा TF डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट, हिमांक का अवनमन। ये हिमांक का अवनमन है, ये फ्रीजिंग पॉइंट का डिप्रेशन है। अच्छा, फ्रीजिंग पॉइंट का जो डिप्रेशन है डेल्टा TF, वो किस बात पर डिपेंड करेगा, चलो मैं आगे के पेज में ले लेता हूं। फ्रीजिंग पॉइंट का डिप्रेशन है डेल्टा TF। डेल्टा TF डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा मोलैलिटी, मोललता, ठीक है। अब प्रोपोर्शनलिटी का साइन हटा दो बेटा, तो डेल्टा TF बराबर हो जाएगा KF इंटू स्मॉल m। मोललता को, मोलैलिटी को स्मॉल m से ही डिनोट करते हैं। KF क्या हो जाएगा, KF हो जाएगा मोलल डिप्रेशन कांस्टेंट, मोलल अवनमन स्थिरांक, ये हो जाए। अब जरा ध्यान से देखिए, इसी का एक और नाम क्रायोस्कोपिक कांस्टेंट। जैसे मैंने मोलल एलिवेशन कांस्टेंट का एक नाम और बताया था आपको, याद करो, इब्यूलियो स्कोपिक कांस्टेंट। वैसे ही मोलल अवनमन स्थिरांक, मोलल डिप्रेशन कांस्टेंट का एक नाम और मैंने बताया, क्रायोस्कोपिक कांस्टेंट।
अच्छा, अब ये के एफ है क्या चीज, ये भी समझ। ये स्मॉल एम मोलैलिटी, ध्यान दीजिए। इफ यदि स्मॉल एम इज इक्वल टू 1 एम, मतलब विलियन की मोललता 1 मोलल है, मोलैलिटी इज इक्वल टू 1 एम, तो एम की जगह 1 रख दो, तो डेल्टा टी एफ किसके बराबर हो जाएगा बेटा, के एफ के बराबर हो जाएगा। मतलब वास्तविकता में के एफ किसको डिनोट कर रहा है, डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट को डिनोट कर रहा है, जब सॉल्यूशन का कंसंट्रेशन 1 मोलल है। मतलब के एफ इज डिप्रेशन in freezing point when the concentration of solution is 1 मोलल। अगर सॉल्यूशन का कंसंट्रेशन 1 मोलल हो जाए तो फ्रीजिंग पॉइंट में जो डिप्रेशन होगा, उस डिप्रेशन को, उस अवनमन को हम क्रायोस्कोपिक कांस्टेंट या मोलर डिप्रेशन कांस्टेंट कहेंगे। चलिए भाई आगे बढ़ते हैं। बेटे देखिए ध्यान से, डेल्टा टी एफ इज इक्वल टू के एफ इंटू मोलैलिटी। फॉर्मूला पूरा लिख लीजिए, डेल्टा टी एफ इज इक्वल टू के एफ इंटू मोलैलिटी क्या कहेंगे, स्मॉल डब्ल्यू अपॉन एम डैश इंटू कैपिटल डब्ल्यू। अगर कैपिटल डब्ल्यू ग्राम में है तो किलोग्राम में चेंज करने के लिए 1000 का डिवाइड कर दीजिए, वो ऊपर आ जाएगा। ये आपके पास फॉर्मूला। अब मैंने कल आपको जैसे केबी के लिए एक फॉर्मूला याद कराया था, वैसे ही मैं केएफ के लिए भी एक फॉर्मूला याद कराऊंगा आपको, और वो फॉर्मूला आप लोगों को रटना है। ये मैंने कल भी आपको बताया था, आज भी आपको बताता हूँ, ठीक है। इस फॉर्मूले का डेरिवेशन कोर्स में नहीं है, ये फॉर्मूला आपको रटना। क्या रटना है, के एफ बराबर आर टी एफ स्क्वायर। टी एफ क्या है, फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ प्योर सॉल्वेंट, आर टी एफ स्क्वायर अपॉन 1000 इंटू एल एफ। चलिए भैया ये फॉर्मूला आपको याद कर। अच्छा, टी एफ क्या है, फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ प्योर सॉल्वेंट। एल एफ क्या है, लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन। हिंदी में कहते हैं गलन की गुप्त ऊष्मा। गुप्त ऊष्मा, लेटेंट हीट को गुप्त ऊष्मा कहते हैं। अच्छा, तो हमारे पास रटने वाला फॉर्मूला आ गया, के एफ बराबर आर टी एफ स्क्वायर अपॉन 1000 इंटू एल एफ। बट लेकिन एल एफ का क्या वैल्यू होती है, डेल्टा एच एफ बाई मॉलिक्यूलर मास। डेल्टा एच एफ मतलब इंथैल्पी ऑफ फ्यूजन। डेल्टा एच एफ क्या हो जाएगा, इंथैल्पी ऑफ फ्यूजन। गलन की इंथैल्पी, ये इंथैल्पी ऑफ फ्यूजन हो जाएगा। इंथैल्पी को तो बेटा हिंदी में इंथैल्पी कहते हैं, थर्मोडायनेमिक्स। जरा इसको यहाँ पे पुटअप करो तो आपके पास फॉर्मूला आ जाएगा, के एफ बराबर आर टी एफ स्क्वायर अपॉन 1000
इंटू डेल्टा HF इंटू M। याद हो जाएगा। ये हमने डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट की बात की। एक एग्जांपल देखते हैं। मान लीजिए एक कंटेनर में वाटर था, प्योर वाटर, और इसका फ्रीजिंग पॉइंट 0 डिग्री सेंटीग्रेड। अब मैंने इसमें कुछ अमाउंट में NaCl मिला दिया। NaCl इज एडिड, नमक मिला दिया, कोई भी नॉन वोलेटाइल। तो अब जो है, अब ये सॉल्यूशन है और इस सॉल्यूशन में NaCl प्लस वाटर, तो क्या होगा? अब इसका जो फ्रीजिंग पॉइंट आपके पास आएगा मेरे बेटे, अब जो इसका फ्रीजिंग पॉइंट मेरे बच्चे आपके पास आएगा वो हो सकता है -0.75 आए। मेरी बात समझ में आ गई? या -1.5 आए, या -2.5 आए, या -5.5 आए, मुझे कोई मतलब। कितना डिक्रीज हुआ? 0.75 डिक्रीज हुआ। तो फ्रीजिंग पॉइंट तो आ गया -0.75, लेकिन डेल्टा टीएफ मतलब डिक्रीज, कितना डिक्रीज हुआ? तो डिक्रीज हुआ 0.7, इतना डिक्रीज हुआ। ये डिप्रेशन है। तो डिप्रेशन अलग चीज है और फ्रीजिंग पॉइंट अलग चीज है। हमें डिप्रेशन निकलवाया है या क्वेश्चन में हमको सॉल्यूशन का फ्रीजिंग पॉइंट निकलवाया है, ये आपको ध्यान रखना। अगर डिप्रेशन निकलवाया, डिप्रेशन आ रहा है 0.75 आपके कैलकुलेशन से, तो फ्रीजिंग पॉइंट कितना आ जाएगा? 0 माइनस 0.75। मालूम चले फ्रीजिंग पॉइंट -75 है तो डिप्रेशन 0.75 है। अगर डिप्रेशन 0.75 है तो फ्रीजिंग पॉइंट कितना है वो निकाल लो। तो उसके लिए मैंने ऊपर एक फॉर्मूला आपको लिखा दिया, ध्यान से देखो। यहाँ फॉर्मूला आपको ये वाला मैंने लिखाया है, T0 माइनस TS। TS मतलब फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ सॉल्यूशन। तो इस फॉर्मूले को अप्लाई करोगे, क्योंकि दो तरीके के सवाल मिलेंगे। एक क्वेश्चन में वो ये कहेगा कि जो है आप डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट बताओ, हिमांक में कितना अवनमन होगा ये बताइए। तो डेल्टा टीएफ डायरेक्ट निकाल लो। डेल्टा टीएफ निकालने के लिए मैंने आपको ये फॉर्मूला दिया, डेल्टा टीएफ बराबर KF इंटू मोलैलिटी। ठीक है। अब बात क्या है कि चूंकि आपने NaCl यूज किया है, इसलिए यहां पर I का प्रयोग करना पड़े। तो हम लिख देते हैं, इन केस ऑफ इलेक्ट्रोलाइट्स, इफ solute is electrolyte, तो डेल्टा TF इज इक्वल टू I इंटू KF इंटू मोलैलिटी। अगर हमारा सोल्यूट इलेक्ट्रोलाइट है, जैसे एग्जांपल ले लो NaCl CaCl2 इस तरीके से, ठीक है ना। अगर हमारा सोल्यूट इलेक्ट्रोलाइट है तो हमको यहाँ I का यूज करना। अगर I के बारे में, आयनाइजेशन के बारे में कुछ भी नहीं दिया गया, तो मैंने कहा था I की वैल्यू Y के बराबर हो जाएगी। मतलब NaCl के लिए 2 रखोगे, CaCl2 के लिए 3 रखोगे, 100% एसोसिएशन मान के चले। और अगर दिया गया है तो I की वैल्यू I बराबर 1 प्लस Y माइनस 1 इंटू एक्स से हम लोग क्या काम कर लेंगे? कैलकुलेट कर लेंगे। तो ध्यान रखना,
आई भूल मत जाना, अगर आप आई भूल गए तो सारा का सारा मामला गड़बड़ हो जाए। अब जरा ध्यान से देखिए एक चीज और, कभी कभी डायरेक्ट आई से भी क्वेश्चन आ सकता है, क्योंकि जो डेल्टा टीएफ है या जो डेल्टा टीबी होता है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है आई के। ऊपर वाला फॉर्मूला देखो, क्या मैं ये कह सकता हूं यस या नो? बताओ बच्चों। आई जितना ज्यादा होगा डेल्टा टीएफ की वैल्यू उतनी ज्यादा होगी। जैसे मैं कहूं क्वेश्चन के ऑर्डर ऑफ फ्रीजिंग पॉइंट आपको निकाल इन, नंबर पहला ऑप्शन है 1 m ग्लूकोज सॉल्यूशन, मतलब एक ऐसा सॉल्यूशन जिसमें ग्लूकोज डाला है मैंने। नंबर बी 1 m NaCl सॉल्यूशन। नंबर सी 1 m Na2SO4 सॉल्यूशन। ये दिया, ध्यान देना मैंने जो क्वेश्चन बनाया उसमें फ्रीजिंग पॉइंट का मुझे ऑर्डर चाहिए। 1 m ग्लूकोज, 1 m NaCl, 1 m Na2SO, ठीक। मोलैलिटी सबकी सेम है, ग्लूकोज नॉन इलेक्ट्रोलाइट है इसलिए आई की वैल्यू इसके लिए 1 हो जाएगी, 1 टॉप फैक्टर आई। NaCl इलेक्ट्रोलाइट है इसके लिए आई की वैल्यू 2 हो जाएगी। Na2SO4 भी इलेक्ट्रोलाइट है इसके लिए आई की वैल्यू 3 हो जाएगी, क्योंकि NaCl टूटेगा Na आयन और Cl आयन, एक Na आयन एक Cl आयन। Na2SO4 टूटेगा 2 Na आयन में और एक SO4 आयन में, तो टोटल नंबर ऑफ आयंस 3 हो गए। और कह रहा है, मैं मान लेता हूं कि ये कहते हैं एज्यूम, कहते एज्यूम 100% डिसोसिएशन। तो भैया ग्लूकोज तो डिसोसिएट होता नहीं है, NaCl और Na2SO4 डिसोसिएट होंगे। तो क्या ग्लूकोज डालने के बाद डिप्रेशन होगा? 100% डिप्रेशन तो होगा, 100% ग्लूकोज डालने के बाद डिप्रेशन तो होगा। लेकिन ग्लूकोज डालने के बाद कितना जो है, जो डिप्रेशन होगा, क्या वो NaCl डालने के बाद जो डिप्रेशन हुआ उसके बराबर होगा? नहीं, बराबर नहीं। तो किसमें डिप्रेशन ज्यादा होगा? जिसमें आई की वैल्यू ज्यादा है। तो अगर मैं डेल्टा टीएफ की बात करूं, अगर मैं डेल्टा टीएफ की बात करूं, तो डेल्टा टीएफ ए में सबसे कम होगा, फिर बी में ज्यादा होगा और सी में काफी ज्यादा। इसका मतलब सी के केस में जो डिप्रेशन है, जो फ्रीजिंग पॉइंट है, वो बहुत ज्यादा डिक्रीज करता है, डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट। ये कैक्टस कौन है बेटे? ये सब काम स्क्रीन पर आप क्यों करते हैं? चलिए, इसका मतलब डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट जो होगा वो सी में सबसे ज्यादा। तो एक बात बताओ, फ्रीजिंग पॉइंट का ऑर्डर पूछा, सबसे कम फ्रीजिंग पॉइंट किसका होगा? सी का सबसे कम फ्रीजिंग पॉइंट हो जाए। क्यों? मैं अगर मैं मान लू इसमें 1 डिग्री का डिप्रेशन, तो ये -1 हो जाएगा। इसमें 2 डिग्री का डिप्रेशन है तो ये -2 हो जाएगा। इसमें 3 डिग्री का डिप्रेशन है तो ये -3 हो जाएगा। तो सबसे कम फ्रीजिंग पॉइंट सी का, फिर बी का, फिर ए का। करके देखो ना, एक एग्जांपल मान के चलो कि ग्लूकोज में माइनस, ग्लूकोज का में डिप्रेशन 1 डिग्री का आ रहा है, तो इसका फ्रीजिंग पॉइंट -1 डिग्री आ जाए। मान के चलो NaCl में डिप्रेशन 2 डिग्री का, तो इसका फ्रीजिंग पॉइंट -2 डिग्री आ जाए।
ये कैक्टस बच्चा कौन है? ये क्लास से इसको हटाना पड़ेगा। 1 मिनट रुकिए आप। एक मिनट की बची है। और यहां पर अगर मैं देखूं तो डिप्रेशन 3 डिग्री का है मान लो, तो इसका फ्रीजिंग पॉइंट -3 डिग्री आ जाए। तो अब बताओ फ्रीजिंग पॉइंट का जो ऑर्डर है वो क्या आएगा? सी का सबसे कम। डिप्रेशन जिसमें सबसे ज्यादा, उसका फ्रीजिंग पॉइंट सबसे कम। तो हो सकता है आपसे डायरेक्ट आई से रिलेटेड सवाल पूछे। तो ध्यान देना कि अगर आपका इलेक्ट्रोलाइट है, भाई ग्लूकोज के केस में तो नॉन इलेक्ट्रोलाइट है तो आई की वैल्यू 1 हो जाएगी। यूरिया, ग्लूकोज, सुक्रोज, इन सब के केस में तो आई की वैल्यू 1 हो जाएगी। लेकिन अगर हम इलेक्ट्रोलाइट डालेंगे तो आई देखना पड़ेगा। क्लियर? कोई प्रॉब्लम बेटे? अब एक क्वेश्चन दे रहा हूं आप लोगों के लिए, सभी लोग पढ़ के आएंगे। What are